उस हिसाब से चूँकि फिर इस साल पूरे ही क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम कर लेनी चाहिए, या अब बाजार कमज़ोर हो गए हैं, थोड़े करेक्ट हो गए तो पैसा फिर से आराम से बन जाएगा? मुझे लगता है ये थोड़ा करेक्शन का दौर यूएस इकोनॉमी और फेड टेपरिंग के साथ थोड़ा चलता रहेगा, तो आपको शायद इससे बेटर अपॉर्चुनिटी शायद मिल सकती है ये साल में खरीदने की। बट अगर आप 1-1.5 साल का व्यू यहाँ से लो तो आपका पैसा, जो भी आप पैसा लगा रहे हो उसका आपको 15-20% इंडेक्स रिटर्न मिलना बड़ी मुश्किल बात नहीं है। बिकॉज आप जैसे देखा कि जो जीडीपी ग्रोथ 4-5% से हम 7-8 पे आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे बड़े वेट के सेक्टर्स हैं मार्केट में जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ वापस आ रहा है। तो उसकी वजह से एक अच्छा क्या होगा कि आपका ओवरऑल इंडेक्स रिटर्न काफ़ी अच्छा रहेगा। यू मे हैव विद इन द बास्केट सम करेक्शन, सम पॉजिटिव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगले 3-4 महीने में जो भी करेक्शन बनता है प्री बजट रैली के बाद या जो भी, यानी और यूएस का जो माहौल है वो काफ़ी टफ माहौल है, और मुझे लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ा है यूएस में वो इतना नोटिस नहीं किया गया है। आप प्री कोविड देखो 2020 में जनवरी में यूएस में 2.5% इन्फ्लेशन था, आज 7.5% है। यील्ड वहीं की वहीं पड़ी हुई है, सेम यील्ड है। तो ये जो गैप है वो फिल होना है। वो जब वो फिल होगा तो पूरी दुनिया में एमर्जिंग मार्केट में तो आपको पता है कैसे होता है कि सब धुलाई हो जाती है। तो ये जो धुलाई चल रही है ये शायद थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, बट ये अपॉर्चुनिटी रहेगी नए बंदों के लिए जिसको डालना है पैसा, जो वेट कर रहे हैं साइड लाइन पे आने के लिए और 2-3 साल 5 साल के व्यू से पैसा डालने के लिए। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ से, और मेरे हिसाब से अगले 15 से 18 महीनों में फिर से हम वो 15-20% रिटर्न निफ्टी के रिटर्न पे आ जाएंगे। अरे वाह, तो मतलब अगर 1.5-2 साल का व्यू है तब तो कोई चिंता की कोई बात ही नहीं, मतलब फिर से वापस लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन यही वाला टाइम ऐसा है जो आपको थोड़ा सा संभालना है और समझना है कि भाई हम बने रह सकते हैं, यानी और पहली बार साइजेबल करेक्शन दिखा है, और जो आप पैसा लगाना चाहते हैं थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं फिर उस लिहाज से। बजट के लिहाज से समझना ही चाहता हूँ कहाँ कौन सी थीम्स। हाँ, एक सवाल मैंने आपके लिए लास्ट के लिए रखा है, दोनों के लिए, जो मैंने कहा थोड़ा सा आइडिया अभी से दे दूँ। एक आइडिया आपको देना है, मुझे नहीं, वित्त मंत्री को, कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया जिसको वो कुछ कर दे इस बजट में, ऐसा वाह क्या बजट दिया, एकदम मतलब टॉप क्लास बजट आप मानेंगे कि ये कर दे, तो वो आप सोच के रखिएगा, मैं लास्ट में पूछूंगा। लेकिन हाँ, तब तक मैं ये पूछा था थीम्स जो आपको समझ में आती है कि इस बजट के लिहाज से, बजट के बाद के लिहाज से, 2-3 साल के लिहाज से, जिस पर इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। सी आई थिंक अगर इन्फ्लेशन की बात हो रही है, जैसे यूएस है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स हार्डन हो सकते हैं। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि इंटरेस्ट रेट्स हार्डन होना ये इकोनॉमी में तेज़ी पकड़ने का साइन है एक्चुअली। अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं तब तो वहाँ से मंदी शुरू होती है, लेकिन जहाँ से इंटरेस्ट रेट की शुरुआत होती है वो हमेशा इकोनॉमी में तेज़ी पकड़ने वाला मैसेज होता है। तो हार्ड एसेट्स जो हैं इसमें एक तरीके से प्राइस, जैसे आप हमेशा विक्रम जी और मैं साथ में रहते हैं, तो हम 2 साल से रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो अब तो काफ़ी सारे शेयर चल भी गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। सेकेंड इज़ दैट कि पिछले 2 साल में ऐसा फैशनेबल हो गया है ये सेमीकंडक्टर का इशू है, जो भी उसके जैसे कि ऑटो नहीं चलेगा, सब खराबी है। लेकिन वाकई में अगर आप देखें कुछ ना कुछ अगर यहाँ से टर्न अराउंड होता है अगले 3 से 6 महीने में, तो ऐसा इकोनॉमी ऐसा बताता है कि स्टडी अगर कंपेयर करते तो ऐसा बताता है कि भाई किसी कंट्री में $5-6 हज़ार पर कैपिटा इनकम होती है, उसके बाद तो ऑटो की रियल में शुरुआत होती है। अच्छा, हाँ। और हम लोग अभी तो ऑटो स्टार्ट भी नहीं किए, फिर उसमें ईवी आएगा, 2 व्हीलर आएगा, 4 व्हीलर आएगा, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी तो ये शुरुआत भी नहीं है। और हमारे यहाँ पे ऐसा हो गया है कि जैसे बड़ी से बड़ी ऑटो कंपनियां हैं, उसके पास कितना भी कैश हो, उसका कितना भी अच्छा गवर्नेंस हो, लेकिन पिछले थोड़े समय ऐसा हो कि भाई ये सब किसी काम का नहीं है, उस तरीके का ट्रीटमेंट। तो जब भी ऐसा होता है, जैसे रियल एस्टेट का भी एग्जांपल लिया, जब भी ऐसा होता है कि एक चीज़ को क्रिटिसाइज करना एकदम पॉपुलर हो जाता है कि मतलब भाई ये तो फैशनेबल है कि भाई ये तो इसको तो ठोक ही दो, कुछ नहीं होने वाला है, तो वो वहाँ से फिर थिंग्स विल चेंज। तो मतलब आप जो दोनों सेक्टर आप बोल रहे हैं वो रेट सेंसिटिव है, ऑटो और रियल एस्टेट, तो रेट सेंसिटिव है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि उसकी जैसे दोनों का ड्राइवर्स अलग है। लाइक जैसे रियल एस्टेट का आप देखें आईटी लेवल हायरिंग है, अब आईटी में इतनी हायरिंग और आईटी में इतना वेज इन्फ्लेशन है, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 40% ऑफ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट आईटी और एनआरआई से आता है, और एनआरआई में भी काफ़ी आईटी होते हैं। करेक्ट। तो 40% ऑफ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट उन्हीं के पास है। तो ये लोग 6% इंटरेस्ट रेट है या 6.5 है, ये नहीं देखने वाले हैं एक्चुअली। इन रियलिटी रियल एस्टेट तब चलता है जब सबको लगता है कि मैं रह गया। अब देखिए रियल एस्टेट में भी पिछले 10 साल का ये फैशन था कि नहीं घर क्यों खरीदना है, भाड़े पे रहो। जो ही 20% बढ़ेगा सबको लगेगा अरे भाई ये तो गलती हो गया अपना। सही बात है। और तब फिर वो 6% इंटरेस्ट है, 60% इंटरेस्ट है, वो नहीं देखने जाता है कोई।
विक्रम, आपको क्या लगता है? आई थिंक आशीष और हम एक ही टाइप पे चलते हैं. तो रियल एस्टेट आई एम फुली एग्री विथ हिम एंड आई एम वेरी बुलिश फॉर लास्ट 2-3 years एंड आई बिलीव रियल एस्टेट एज अ एसेट क्लास, वेदर यू बाय हाउस और वेदर यू बाय स्टॉक्स, आई थिंक इट विल डू वेल. इसमें 2-3 पॉइंट और जो आशीष ने बताया बहुत राइटली. एक तो आप इन्फोसिस का एट्रेशन रेट देख लो, 25% है. तो वो दिखा रहा है कि आईटी सेक्टर में कितने डिमांड है. और एज ही राइटली सेड 40% अगर एनआरआई और आईटी में जाता है तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. सेकंड, 10 साल में अगर आप द टॉप 10 सिटीज़ का रियल एस्टेट इंडेक्स देखें, प्राइस राइज इंडेक्स, नेट ऑफ इन्फ्लेशन इज नेगेटिव राइट नाउ. सो कमोडिटी प्राइस बढ़े हैं, उसकी वजह से जो प्राइस बढ़े हैं बढ़े हैं, बट एक्चुअली अप्रिसिएशन वाइज 10 साल में नेगेटिव है टॉप 10 सिटीज़ में. तो दैट्स वन ऑफ द रीजन. तीसरा क्या हुआ है, हर स्टेट गवर्नमेंट ने जाके स्टैम्प ड्यूटी सब्सिडाइज करने का चालू कर दिया. ये फैशन बन गया है महाराष्ट्र के बाद. एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि आपने 1-2% स्टैम्प ड्यूटी कम किया, उसका रेवेन्यू पे बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आया. तो एक्चुअली आपको रियलाइज हो कि यार पहले जो पैसा मिलता था उससे 1.5 गुना पैसा मिलता है रेट कम करने के बाद. तो इसको क्यों फोकस नहीं है, जैसे आपने डायरेक्ट टैक्स का बताया. सही बात है. बट ये चीज़ एक फिर से आ रही है. और मेरा एक्चुअली एक एडवाइस रहेगा, मेरी दूसरी एडवाइस मैं बाद में देता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर को. कैन यू मेक इट दिस मोर अ सेंट्रल सब्जेक्ट, अब इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट, बट कैन यू क्रिएट सम इंसेंटिव स्ट्रक्चर बाय विच एवरी स्टेट डज दिस. सो इट कैन बी अ बिग अपॉर्चुनिटी. दिस इज अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट बिकॉज नोइंग आवर कंजर्वेटिव माइंडसेट ऑफ इंडियंस, रियल एस्टेट विल ऑलवेज रिमेन व्हाट इज ए ग्रीन एवरग्रीन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. हर आदमी को कर लेना है. तो दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. तीसरा क्या है कि हाउसिंग लोन रेट 6.5% पे है, उसमें आप टैक्स सेविंग करो तो आपका नेट रेट आप गवर्नमेंट से भी नीचे बोरो कर रहे हो. तो ये बड़ा पॉजिटिव फैक्टर रहेगा. थोड़े रेट बढ़ेंगे बट फिर भी आप यू विल बी एक्चुअली ना 6-7% हमने कभी सोचा ही नहीं है. मुझे याद है 1999 में मैंने पहली बार घर लिया तो 18% इंटरेस्ट रेट हाउसिंग लोन पे था HDFC का. तो वहाँ से हम ये जर्नी में आए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है. दूसरा मुझे लग रहा है केपेक्स टीम जो मैंने बताया कि हर सेक्टर, अगर आप 5-6 बड़े सेक्टर देख लो, टेक्सटाइल भी इसमें एडेड है, इनका कैपेक्स ड्यू है. इन्होंने सालों से कैपेक्स की 10-10, 15-15 साल से इस सेक्टर ने कैपेक्स नहीं किया है. तो ये कैपेक्स वाला थीम मुझे लगता है एक बड़ा पिकअप हो सकता है. उसके पीछे मशीनरी सेक्टर है जो भी है. और तीसरा मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये प्राइवेट बैंक्स कि राइजिंग इंटरेस्ट साइकिल में. और एक क्या होता है कि ALM जिसका मजबूत होता है, जिसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, जिसके पास कासा होता है, जिसके पास प्राइसिंग पावर होता है, वो सर्वाइव करता है. और इसमें बहुत एक्सीडेंट होने वाले हैं आगे जाके. तो उसमें काफ़ी वीक प्लेयर्स, फ्रेजाइल प्लेयर्स शायद आउट हो सकते हैं, वेदर NBFC या बैंक. बट मुझे लगता है ये जो बड़ी बैंकें हैं ये बहुत अच्छा करेगी. इनके अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छे, इनके वैल्यूएशन काफ़ी नॉर्मल है, इनके वैल्यूएशन बहुत बड़े नहीं है. तो एक्चुअली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट बैंक के लिए अदर देन रियल एस्टेट. क्या बात है. तो ये हैं वो सारी थीम्स जिन पर आपको करना है फोकस. आइए अब एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया वित्त मंत्री के लिए, इस बजट के लिए, वाओ बजट बनाने के लिए. एक्चुअली मैं रिपीट करूंगा जो पहले मैंने कहा. हमारे यहाँ पे ऐसा जो टैक्स पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें इनके जहन में कहीं पे ऐसा है कि पूरी की पूरी इक्विटी प्रमोटर के पास है और प्रमोटर का एवेन्यूज़ कैसे ब्लॉक किया जाए वो थिंकिंग हो रही है. वेयरएज एक्चुअली इक्विटी जो है वो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रिटेल और डायरेक्टली रिटेल वो एक साइजेबल मास है. करेक्ट. तो ये बायबैक टैक्स, डिविडेंड टैक्स, ये सब मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रॉन्ग पॉलिसी है. इससे प्रमोटर को तो पता नहीं, प्रमोटर की इनकम तो पता नहीं कितना टैक्स होती है, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर का डेफिनेटली नुकसान होने वाला है, ये पक्की बात है इसमें. तो उसको डेफिनेटली रिव्यू करना चाहिए. और सेकेंडली इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है इस पर भी आप देखिए बहुत साल पहले कैपिटल गेन हटा के STT लगाया, अब कैपिटल गेन वापस आ गया, फिर उस पर सेस, फिर ये सब. तो आई थिंक एक ड्यूप्लीकेशन ऑफ टैक्स बहुत ज़्यादा है. देखिए इक्विटी का ओरिजिनल थॉट प्रोसेस क्या है कि आप रिस्क कैपिटल किसी को देते हैं, मतलब इक्विटी में आपका पैसा 0 का 100 हो सकता है, 100 का 0 हो सकता है. करेक्ट. राइट. तो रिस्क कैपिटल को बढ़ावा क्यों देते हैं, इसका वहाँ से इक्विटी को कंसेशन देने की जो पूरी लॉजिक और थॉट प्रोसेस वहाँ से आती है. सही है. तो उसको आप कैसे अभी इस कदर उसको आप टैक्स कर दो कि भाई मार्केट बढ़ रहा है तो और टैक्स लगाते जाओ. आई थिंक वो रिव्यू करना चाहिए. हम दिल से आपने मार्केट के लिए मांगा है, ये बात सही है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है. विक्रम आप क्या कहेंगे? नोइंग कंस्टेंट मुझे लगता नहीं लोग इतना कर पाएंगे. मांगने में क्या हर्ज है? तो मांगने में तो सबसे पहले जो गलत है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं. जीरो लॉन्ग टर्म तो वाओ सुपर वाओ हो जाएगा, तो मार्केट को पूरी अलग दिशा में ले जाए, बट वो होना नहीं है मुझे पता है. आप पहले तो एटलीस्ट आई डोंट टू सी एनी नेगेटिव सरप्राइज. दैट्स माय. ऐसा नहीं कि बहुत कमा रहे हैं ये लोग, इन पे टैक्स लगा दो. मुझे याद है बजट में किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि बहुत पैसा बन रहा है इसमें तो टैक्स लगाना ही चाहिए, हुआ था एक्चुअली. राइट. सो मुझे लग रहा है कि तो कुछ नेगेटिव नहीं करे वही वाव होगा. बट अगर आप मुझे बोलो एक जो पॉइंट है जो मैंने पहले भी बताया और आशीष ने भी बताया कि बायबैक टैक्स इज एक्चुअली क्राइम इन माय व्यू. बायबैक टैक्स हटाने से, कम करने से आप देखिए आपकी रेवेन्यू कैसे बढ़ती है. इट विल बी एक्चुअली पॉजिटिव फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी.